जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2019 के वीडियो एनालिसिस में। तो जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी लास्ट बचे हुए जो 20 क्वेश्चन हैं हमारे। उसके पहले देखिए जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था, यहाँ पे ये वाला लिंकेज भी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए सोशल एंड सोसाइटी इंटरकनेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ भी वर्क कर जाती है कभी कभी, और क्वेश्चन वैसे इजी टाइप का था। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। जो अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? ओके, देखिए, विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो हाई कोर्ट शाल हैव द jurisdiction टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। क्या कह रहा है? हाई कोर्ट के पास पावर ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिफाइन करना या नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये देखिए, आप लोग पढ़िए। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो पर्टिकुलरली दोनों स्टेटमेंट है ना, दोनों 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 यहाँ पे गलत है, ठीक है। दोनों 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 गलत है, ठीक है। क्यों? देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये जो यहाँ पे बोला है, ये चीज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा करी गई थी कि हाई कोर्ट की पावर निकाल दी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी तुम चेक कर पाओ। लेकिन यही चीज़ 43rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा रिस्टोर कर दी गई थी। मतलब हाई कोर्ट जो है यहाँ पे देख सकता है किसी भी एक्ट को, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या इनवैलिड। सेकंड देखिए, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट। ये तो सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमने यहाँ पे देखा था। ओके, तो ये भी गलत हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट तो हमारा गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और केशवानंद भारती भी कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने की जो जिम्मेदारी है हमारे कोर्ट्स के पास है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? डी, ठीक है। 81 का आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट देखिए, अगला देखते हैं 82। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सेकंड से पढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ PPP, परचेसिंग पावर पैरिटी, डॉलर, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी कह रहा है, ठीक है। एक फैक्ट की बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर PPP टर्म्स में देखा जाए ना, तो इंडिया 6 नहीं है, 3rd है, ठीक है। और देखिए PPP की डेफिनेशन यहाँ दी गई है, और थोड़ा सा याद करिए 2022 का क्वेश्चन जहाँ पे रीर और नीर की डेफिनेशन दी गई थी। तो प्लेन डेफिनेशन, इट इज एक्सचेंज रेट कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइजेस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन डिफरेंट कंट्रीज। एकदम करेक्ट बात कह रहा है, यहाँ पे आंसर है हमारा 1 ओनली। बेसिक किसी भी इकोनॉमी की बुक उठा लीजिए, सीधा हमें ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए PPP के टर्म में अगर हम देखेंगे तो चाइना सबसे ज़्यादा है, फिर USA है, एंड देन हमारा इंडिया, ठीक है। देन हमारा इंडिया। और GDP के हिसाब से देखिए कम ज़्यादा होता रहता है, 4th 5th 3rd जो भी है, बट उस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं हमें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63। अगर आप ऊपर से देखोगे इस क्वेश्चन को तो डर जाओगे कि कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप से रिलेटेड है, और लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड पूछा है। 2020 में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने देखा था, ग्रीन ग्राम ब्लैक ग्राम ऐसा कुछ, ठीक है, पल्सेस से रिलेटेड। 4th से पढ़ना चालू करते हैं, हमारा सिंपल वही रहेगा। 3rd 1 2 3 से अच्छा 4th से पढ़ते हैं। द एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन इज स्टेडीली डिक्रीज। कुछ याद आ रहा है? स्टेडीली डिक्रीज कह रहे हैं, मतलब पिछले 5 साल में ऐसे सीधा सीधा डिक्रीज हो रहा है क्या? थोड़ा भी इंक्रीज हो रहा है तो ये तो गलत हो गया। तो चलिए 4 हटा के देखता हूँ कि क्या होता है। वही 4 हटाओ, आंसर पाओ। बाकी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ 4 से पढ़िए, 4 से पढ़िए। बट नहीं, आप सुनोगे नहीं, आप फर्स्ट से ही पढ़ोगे। तो जब तक आप 4 से पढ़ना चालू नहीं करोगे तब तक बताऊंगा मैं आपको। एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन दैट ऑफ द शुगर केन। सही बात है, एज पर हमारा स्टेटमेंट। अब हमें नहीं देखना कि कॉटन में कितना एरिया है और शुगर केन में कितना है, नहीं, वो चाहता भी नहीं है एग्जामिनर कि हम, इतना याद भी नहीं रहेगा आपको अगले प्रीलिम्स तक। एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ जवार इज मोर देन दैट ऑफ द ऑयल सीड, गलत है। एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इज हाईएस्ट, करेक्ट। राइस कल्टिवेशन का हाईएस्ट। देखिए राइस पे कितना जोर है यहाँ पे, कितने बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यही दिखाता है कि कौन से ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जिस पे UPSC ज़्यादा जोर देता है, और उन्हीं टॉपिक्स को हमें अच्छे से करना है। देखिए यहाँ पे राइस कल्टिवेशन पूछा, उसके बाद देखिए एक सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन पूछा, मीथेन सबसे ज़्यादा कहाँ से मीट होता है, वो राइस वाला पूछा। इसी पेपर में देखिए राइस का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर कौन है, ऐसा पूछा है। तो समझ रहे हो आप, राइस 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 कितना है, ठीक है। तो टोटल देखिए 15 से 20% जो इंडिया का जो एरिया है वो राइस कल्टिवेशन के अंदर आता है। बाकी देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें कोई भी ज़्यादा जो है फैक्ट गैदर करने की ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से कि शुगर केन का कितना है और क्या है। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटी वन ऑफ द अकाउंट्स फॉर हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 ईयर। तो एक पैटर्न आप देख रहे होंगे कि एग्रीकल्चर का क्वेश्चन फैक्ट उठा लेंगे, कभी राइस का पूछ लेंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि हाईएस्ट इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, तो देखिए स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट, पल्स, वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पे स्पाइसेस देखिए इंपोर्ट की बात कर रहा है, इंपोर्ट। स्पाइस तो हम ही एक्सपोर्ट करते हैं यार, फ्रेश फ्रूट्स में भी हम वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं। पल्सेस और वेजिटेबल ऑयल, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इतना मैं मान सकता हूँ। इसके बाद जो है पूरा जो है जय माता दी करके हमें आंसर तक टिक करना पड़ेगा। देखिए, और अभी के हिसाब से जो डिबेट चल रहा है ना यहाँ पे, नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम वाला जो चल रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो ये जो वेजिटेबल ऑयल वाला जो है, पाम ऑयल वाला चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और ये आ भी सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, और इस पर जो रिसेंट वाले CDS CAPF में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। और ऐसे भी देखा जाए पल्स और वेजिटेबल ऑयल में सबसे ज़्यादा महंगा क्या है, ऑब्वियसली तेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वही पॉलिटी का क्वेश्चन कहता है लिबर्टी की डेफिनेशन बताओ। मैंने आपको बताया था सोशल कैपिटल का क्वेश्चन करते हुए लिबर्टी की डेफिनेशन पूछा है। मोस्ट पॉजिटिव देखिए अब्सेंस ऑफ रिस्टेंट, एकदम वेग सी बात कह रहा है कि कोई यहाँ पे तुम्हारे ऊपर रिस्टेंट ही नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटी डू वॉट एवर वन लाइक्स। भाई मुझे तो जो करना है करो, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। कितना सौम्य साधारण बात कर रहा है कि हाँ, खुद को जितना डेवलप कर सकते हो उतना तुम अच्छे से कर लो। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। और यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए अगेंस्ट द टायरेनी नेगेटिव वर्ड है, रिस्ट्रेंट अब्सेंस होना, ठीक है, वॉट एवर वन डू। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ऐसे है, ये हम कहीं से पढ़ नहीं सकते कि हमें पता नहीं होगा कि ये यहाँ से एक पर्टिकुलर बुकलेट है जहाँ से हमें ये सारी चीज़ें पता चलेगी। नहीं, ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग से ही डेवलप होगा। स्टेट की डेफिनेशन क्या है, लिबर्टी क्या है, सोशल कैपिटल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। और ऊपर देखिए जो इम्पोर्ट्स वाला था ना, तो इंडिया में देखिए अभी 70% के करीब करीब जो है ना एडिबल ऑयल कंजम्पशन हम इम्पोर्ट के द्वारा लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। सारे इकोनॉमी के कंसेप्ट हमें लगाने पड़ेंगे अगर आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है तो। और पूछा क्या क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली मेजर RBI टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड इन इंडियन रूपी। और अगर आप इतना पढ़ के ही क्वेश्चन पे जा रहे हो तो सिली मिस्टेक पक्का है, 2 मार्क्स की जगह पे -0.66 लेके आ जाओगे। क्यों, ये नॉट पूछा है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट लाइकली द मेजर, मतलब 3 जो है वो मेजर्स है पॉजिटिव वाले हमारे जो कि करेंगे और एक नहीं करेगा RBI। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी। अभी हमने करेंसी क्राइसिस वाला क्वेश्चन देखा था कुछ क्वेश्चंस पहले, 20 क्वेश्चन पहले देखा होगा। तो रूपी हमारा स्लाइड हो रहा है, आप समझिए फंडा। रूपी हमारा स्लाइड हो रहा है मतलब रूपी जो है ज़्यादा है मार्केट में, क्योंकि जिसकी ज़्यादा प्रेजेंस वो यहाँ पे डिप्रिशिएट होगा। अब हमें क्या करना है, लाइकली मेजर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टॉप, मतलब हमें रूपी को जो है डिप्रिशिएट होने से बचाना है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, रूपी का फ्लो यहाँ पे कम करना पड़ेगा और डॉलर वॉलर का यहाँ पे बढ़ा देना पड़ेगा। चलो देखते हैं अभी कहाँ पे रूपी का फ्लो कम हो रहा है, और हमें ऑप्शन कौन सा टिक करना है, जो ऑप्शन बोलेगा कि रूपी का फ्लो बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। अभी आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ डी से पढ़ते हैं, फॉलोइंग द एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यहीं पे आंसर आ गया। कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि एक्सपांशनरी पॉलिसी मतलब रूपी जो है इसका जो है यहाँ पे इकोनॉमी में चलन बढ़ा दीजिए, इसी तो एक्सपांशनरी पॉलिसी कहेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दो, लोन इजी कर दो, लोग पैसा उठाएंगे, पैसा ही पैसा होगा। अगर पैसा ही पैसा होगा तो हमारा स्लाइड जो है रूपी का बढ़ेगा, तो ये नहीं करना है। अब क्या करना है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या करना है ये पढ़ लीजिए। ईजिंग द कंडीशन रिलेटेड टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जो कि हमारा लार्जेस्ट पार्ट है एक्सटर्नल डेट का, अभी हमने देखा था। एनकरेजिंग द इंडियन बोरोवर टू इशू रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड। देखिए रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, इसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। फिर देखिए कर्बिंग द इम्पोर्ट्स ऑफ नॉन इसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। इंपोर्ट कर्व करने से क्या होगा, हमारा जो है डॉलर बचेगा यहाँ पे, और एक्सपोर्ट बढ़ाने से क्या होगा, डॉलर ज़्यादा आएगा हमारे पास। तो ये तीनों चीज़ें हमें करनी है और ये नहीं करना है। और एक्सपांशनरी की जगह हमारा क्या आना चाहिए था यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, तो ये भी स्टेटमेंट सही बन जाता। तो ये था दोस्तों हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, बाकी देखिए मसाला बॉन्ड, ये देखिए रूपी डिनोमिनेटेड होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब मैंने मसाला बॉन्ड के बारे में और यहाँ पे सर्च किया तो ये पता चला कि केरला देखिए एक फर्स्ट हमारा सब नेशनल गवर्नमेंट बना है। ठीक है,
जिसने जो है यहाँ पे मसाला बॉन्ड इशू किया, फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इशू मसाला बॉन्ड, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने उठाया है। अब जब मसाला बॉन्ड की बात मैंने यहाँ पे देखी है, तो यहाँ पे देखिए ओवरसीज़ मार्केट में इंडियन रुपी में पैसा हम उठाते हैं, और अकॉर्डिंग टू RBI ये जो पैसा होता है, द मनी रेज थ्रू सच अ बॉन्ड कैन नॉट बी यूज फॉर रियल इस्टेट सेक्टर। रियल इस्टेट सेक्टर में हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट, ठीक है, द बॉन्ड कैन नॉट बी यूज फॉर रियल इस्टेट सेक्टर अदर देन, क्या, अदर देन फॉर डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप और अफोर्डेबल हाउसिंग। ये पैसा हम यूज़ नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी यूज फॉर इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल मार्केट और परचेस ऑफ लैंड। तो ये थोड़े रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, जो पैसा हम मसाला बॉन्ड से लाते हैं, तो ये थोड़ा याद रखिए क्यों है, तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग इन सब चीज़ों से बचने के लिए होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक वन ऑफ द क्या कहता हूँ मैं, मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन तो नहीं कह सकता, बट थोड़ा इसमें भी जो था डाउट था, ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ये क्लियर हुआ है। कहता है कि RBI, देखिए RBI कितना एक इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, जिसपे 2021 में भी क्वेश्चन देखा है हमने, 22 में भी देखा है, ठीक है। 87 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। कहता है RBI ने एक स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, पॉपुलरली नोन एज डेटा डिक्टाट, जो कि एक प्रोवाइड किया है। इसमें 3 चीज़ें लिखी हुई, ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले हम 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3। थर्ड से देखते हैं, दे शाल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। अब सबसे पहले देखिए सेकेंड, दे शाल इंश्योर द सिस्टम आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इंश्योर करने की बात कर रहा है। दे शाल इंश्योर दैट एंटायर डेटा रिलेटेड टू द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन सिस्टम ओनली इन इंडिया। अब यहाँ पे सिंपली एस्पिरेंट सोचते कि ओनली इन इंडिया की बात हो रही है, 3 ओनली लगा दो, यहीं पे सारा डाउट आ जाता। देखिए दोस्तों, ये जो डेटा डिक्टेट था इसमें सिंपली लिखा होता है कि ओनली इन इंडिया क्यों था, ये डेटा लोकलाइजेशन एक थीम बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर आपने मेंस के कंटेक्स में देखा होता तो डेटा लोकलाइजेशन, डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारा सही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू कैग बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो यहीं पे सारा डाउट आता है कि जब हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं जो ऑडिट अकाउंटिंग वाली चीज़, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि RBI जो है वो कैग के अंडर में नहीं आता। RBI, SBI, LIC ऐसी बॉडीज़ हम थोड़ा पढ़ते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा गलत है, ठीक है, कैग के अंदर नहीं आता। कैग का आर्टिकल कौन सा हमारा 148, ठीक है। एंड दे शाल इंश्योर दैट दे आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो है गलत है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका ऑडिटर होगा ना दोस्तों, वो होगा सर्टिन, ठीक है। सर्टिन क्या है तो इसके बारे में आप सर्च करिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो सर्टिन जो है इससे रिलेटेड देखेगा ऑडिट रिपोर्ट। बाकी ये हमारा गलत है कि सिर्फ पब्लिक एंटरप्राइज यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, आंसर यहाँ पे 1 ओनली। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है सीधा सीधा, कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ये कौन लेके आया था। तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों यूरोपियन यूनियन। उस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये, ठीक है। यहाँ पे आंसर है हमारा यूरोपियन यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया ने एक डील साइन करी है, एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरिया न्यूक्लियर फील्ड। तो ये कौन सी कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब न्यूक्लियर एनर्जी की बात आती है ना, तो हमें मोस्टली जो है ना रशिया और USA इन पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, UK नहीं और जापान नहीं, क्योंकि रशिया और USA जो है ये ज़्यादा डेवलप है न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भी उस साल का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जब पुतिन यहाँ पे इंडिया में विजिट करने आए थे तब ये एग्रीमेंट हुआ था। यहाँ पे आंसर है B, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। कोई लॉजिक, कोई एलिमिनेशन हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सीधा क्वेश्चन है कि मनी मल्टीप्लायर इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कोई मैं डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं समझता, अगर आपने 2021 का पेपर किया है ना, सीधा रिपीटेशन है, ठीक है। कोई यहाँ पे इशू ही नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था, देखिए UN ऑफिस ऑन जो कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एंड ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम वाला, वैसे ही देखिए ये क्वेश्चन है AR और VR वाला, 4 स्टेटमेंट है, ठीक है। 4 क्या कहता है, आप देखिए ऑप्शन देख लीजिए, कहीं पे 1 2 3 4 नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी 1 2 3 4 हमें नहीं दिख रहा है। कहता है VR, देखिए वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। VR क्लोजेस द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोजेस इन एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीट इमर्शन एक्सपीरियंस। ये VR की बात कर रहा है, वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कहता है ये,
AR allows individual to be present in the world and improves the experience using the camera of smartphone और PC। तो ये क्या है, ऑगमेंट करता है और ये वर्चुअली ले जाता है हमें, पूरी तरीके से बाहर के वर्ल्ड से कट कर देता है। फिर क्या कह रहा है, VR images generated from a computer are projected into real life object and surrounding, and augmented reality simulate the environment is created and physical world is completely shut out। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है समझिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। AR में कह रहा है कि कंप्लीटली शट आउट हो जाएगा फिजिकल वर्ल्ड, और यहाँ VR में कह रहा है कि कंप्लीट इमर्शन एक्सपीरियंस होगा। ये तो अपोजिट हो गए, अगर ये सही है तो ये गलत होगा और ये गलत है तो ये सही होगा। बट यहाँ पे देखिए वर्चुअल रियलिटी मतलब पूरी तरीके से वर्चुअल बना देगा, और ऑगमेंट मतलब क्या, थोड़ा सा जो है हमें एक्सपीरियंस हमारा ऑगमेंट कर देगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो फोर्थ हमारा मोस्ट प्रोबेबली सही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना, यहाँ पे हो गया स्वैप, यहाँ होना चाहिए था VR और यहाँ होना चाहिए था AR। अब देखिए VR क्या होता है, जैसे कि जो दर्शन होते हैं, ठीक है, अगर हम किसी तीर्थ क्षेत्र पे दर्शन के लिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए मैं गया था, तो वहाँ पे VR द्वारा दर्शन थे 160 रुपये या 150 रुपये में। वहाँ पे वो ईयरफोन हमें लगा देंगे, एक चश्मा लगा देंगे और हमें पूरे बाहरी दुनिया से कट कर देंगे। ये हो गया VR। वहाँ पे पूरा हमें 3D में दिखेगा, जैसे हम हमारा सर घुमाएंगे वैसे हमें आजू बाजू वाली चीज़ें दिखेगी, अगर हम पीछे घूम जाएंगे तो पीछे वाली सब चीज़ें दिखेगी। तो ये क्या है VR। AR क्या होता है, अगर आपने 2019-20 के टाइम पे पोकेमॉन गो नाम का एक गेम आया था, इसमें पोकेमॉन्स को आपको पकड़ना पड़ता है, तो जब आप कैमरा ऑन करते हो तो रोड के ऊपर आपको पोकेमॉन उछलते हुए दिखेगा। ये क्या है दोस्तों, ये है ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब रियल लाइफ में आपको वो चीज़ दिख रही है। तो आई होप ये डिस्क्रिप्शन से आपको समझ आ चुकी होगी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 गलत है, 3 और 4 हमारा सही है। इसे रिपीटेशन के साथ पढ़िए और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, 3 और 4 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर देखिए 52 क्या है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इस साल का। डेनिस ओवान क्या है, किसी एक न्यूज़पेपर के छोटे से कॉलम में छोटी सी जगह पे आया था। डेनिस ओवान क्या है, तो ये देखिए दोस्तों अर्ली ह्यूमन स्पीशीज़ है, ठीक है, जो कि डिटेक्ट हुई थी अर्ली ह्यूमन स्पीशीज़। बाकी देखिए डायनासोर नहीं है। केव सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ पे देखिए एक केव सिस्टम न्यूज़ में आई थी, क्रेम लियात प्रेह केव, ठीक है। तो ये कहाँ थी दोस्तों, ये शिलोंग मेघालय में थी, ठीक है। ये करंट अफेयर में आया था इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्या पता ये नाम पूछ दे और कहाँ पे मिली है। तो शिलोंग में मिली है हमारे, ठीक है, ईस्ट गारो हिल्स में। UPSC क्या करेगा, इसे साउथ इंडिया में है ऐसा बोल देगा, ये तो थोड़ा याद रखेंगे, मेघालय में है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए जियोलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अभी देखिए उस टाइम पे एक मेघालयन एज भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, कि मेघालयन एज, तो ये थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। और ये कहाँ मिले थे भाई साहब, ये तिबेटन प्लेटू के आसपास मिले थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू डेवलपमेंट इन साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा है। और यहाँ पे ABCD, ठीक है, D से पढ़ना चालू करते हैं। कहता है सेल्स टेकन आउट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन इन लेबोरेटरी पेट्री डिश। टिश्यू कल्चर कुछ सुना होगा आपने, टिश्यू कल्चर जो मैंने अभी 2-3 पेपर में डिस्कस किया है आपके साथ, टिश्यू कल्चर उसी की तो बात कह रहा है ये। A piece of DNA taken out from the animal cell can be made to replicate outside the living cell in a laboratory। क्या कह रहा है ये, कि piece of DNA taken from animal cell can be made to replicate outside living body in laboratory। कुछ क्लोनिंग आपको याद आ रहा है, क्लोनिंग, ठीक है, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी, ऐसा कुछ हमने सुन रखा है। वहाँ पे भी तो यही चीज़ करी जाती है, DNA न्यूक्लियस इन सबको साइड में ले जाके जो है उसे एक इंडिविजुअल बनाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए B, पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल DNA कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी। देखिए आर्टिफिशियल DNA फंक्शनल DNA कैन बी क्रिएटेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अ फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग द सेगमेंट ऑफ DNA टेकन फ्रॉम द सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। डिफरेंट स्पीशीज, देखिए दोस्तों यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये 2 तो हमें लग रहा है कि करेक्ट है, ठीक है, 2 तो हमें लग रहा है कि करेक्ट है। बाकी इन 2 में हमें यहाँ पे डाउट हो सकता है कि आर्टिफिशियल फंक्शनल DNA क्रिएट करना और क्रोमोसोम जो है फंक्शनल क्रोमोसोम बना देना 2 सेल डिफरेंट स्पीशीज़ के लाके, तो इनमें हमें डाउट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये पॉसिबल है ड्यू टू DNA फिंगरप्रिंटिंग या फिर आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस नाम की एक टेक्नोलॉजी है। जब मैंने इसके बारे में और सर्च करा तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे पता चली। बट
जो फंक्शनल क्रोमोसोम है ये नहीं बना सकते, इट कैन नॉट, ठीक है, इट कैन नॉट बी। यहाँ पे आंसर है हमारा ए। ये चारों स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आप याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बन सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए फुल्ली सिंथेटिक यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। बाकी ये दोनों तीनों चीज़ें हमने देख ली, फर्स्ट यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड, डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड है, 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। थर्ड से पढ़ते हैं, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग दैट ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज। उसके बाद क्या कह रहा है ये, it is used to serve as a proof of identity of an individual to access the information on the server or internet. It is the electronic record that identifies certifying authority issuing it. तो देखिए डिजिटल सिग्नेचर, देखिए दोस्तों एक टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर में आया था, तो अगर हमने ये पढ़ रखा है तो हम इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि अगर हमने डिजिटल सिग्नेचर नहीं पढ़ रखा है, इसके एस्पेक्ट हमें नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ई साइन जो है ना, ये ऑथेंटिसिटी दिखाता है उस डॉक्यूमेंट की, ठीक है, बट ये कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी को आइडेंटिफाई नहीं कराता है, ठीक है। ये देखिए ना तो कोई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है कि जिसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन और ये सर्वर दिया है। बाकी ये थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि ओरिजिनल कंटेंट जो है अनचेंज रहा है, इसकी ये बात करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों और एक चीज़, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं है, ये डिजिटल रिकॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ यूज टू सर्व आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कोई गैदर नहीं कर सकते, यहाँ पे आंसर है हमारा 3 ओनली इज द करेक्ट। थोड़ा टफ साइड पे मैं क्वेश्चन कहूँगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, बड़ा ही ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन है कि वियरेबल डिवाइसेस कौन से काम यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। कहता है लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्सन, असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। अब वियरेबल डिवाइसेस क्या नहीं है, आपने जो स्मार्ट वॉच पहन रखी है वो वियरेबल डिवाइस है, ठीक है। अगर आपको ईयर का कोई इशू है तो आप जो मशीन लगाते हो वो एक वियरेबल डिवाइस है, ठीक है। अगर जो भी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं हो सकता, कि अगर मैं आपको एक कोई लॉकेट पहना तो उसमें अगर मैंने जीपीएस ट्रैकर लगा दिया तो ये भी हो सकता है। अगर हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हो सकता है, स्लीप मॉनिटरिंग भी आजकल के सारे जो स्मार्ट वॉचेस है उनमें होता है, तो यहाँ पे आंसर है 1 2 3। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस है, और यहाँ पे आंसर आएगा डी। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हैज़ गेन अ पॉपुलैरिटी इन द लास्ट फ्यू ईयर, वाई, क्यों इसे पॉपुलैरिटी मिले ऐसा पूछ रहा है। आरएनए इंटरफेरेंस, 4 स्टेटमेंट है, ऑप्शन देख लेते पहले, 1 2 4 2 3 1 3 1 4, ठीक है। अब आरएनए हमें पता है, आरएनए देखिए डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, ये हमने बेसिक 11 12 में पढ़ रखा है। फोर्थ से बढ़ते, इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजन। क्या कह रहा है, कैन बी यूज, ठीक है, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता होगा आरएनए का, ठीक है। फिर देखिए इट कैन बी यूज, क्या कह रहा है, इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इट कैन बी यूज इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंड इट इज यूज इन डेवलपिंग जेनेटिक जीन साइलेंसिंग थेरेपी, ठीक है, जीन साइलेंसिंग थेरेपी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4 कहीं पे भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कैंसर, ठीक है, वायरल पैथोजन और जीन साइलेंसिंग, ठीक है, ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ हमारे मैच कर रहे हैं कि ये डिसीज़ या फिर जीन साइलेंसिंग, यानी कि कोई जीन अगर है वो पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए अगर फेवर कर रहा है तो उसे साइलेंट कर दिया जाएगा। वायरल पैथोजन यानी डिसीज़, ठीक है, यहाँ कैंसर एक डिसीज़ है, बट ये हार्मोनल थेरेपी ये कोई हमारे डीएनए आरएनए से यहाँ पे मैच नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो आरएनए भाई साहब ये प्रोटीन ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो यहाँ पे थर्ड हम हटा देंगे, तो जैसे ही थर्ड हटेगा ना यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 2 का 4। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से तो थोड़ा टफ है आपके लिए, ठीक है, बट यहाँ पे अगर बेसिक आरएनए डीएनए पढ़ रखा है तो ये थर्ड हमारा हट जाएगा इस तरीके से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कि साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है अ जायंट ब्लैक होल, मर्जर ऑफ अ जायंट ब्लैक होल मिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। अब देखिए थोड़ा सा देखिए, लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ 2021 में पूछा कि लाइट ईयर को ही हम क्यों यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने में। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। कहता है हिग्स बोसॉन पार्टिकल वेर डिटेक्टेड, हिग्स बोसॉन पार्टिकल की बात कर रहा है। ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टेड, पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल थ्रू वर्म होल वाज कन्फर्म,
एंड इनेबल्स द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड सिंगुलैरिटी। कितने सारे हाई फाई वर्ड्स यहाँ पे इंक्लूड कर दिए जो कि हमारे दिमाग के ऊपर से जाएंगे। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे जो है ना, ये ब्लैक होल जब मर्ज हुए थे ना, यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुई थी, और इसी ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी देखा था, ई लीज़ा। ठीक है, ई लीज़ा क्या है, ये ट्रायो ऑफ स्पेसक्राफ्ट वाला क्वेश्चन जो कि हमने 2020 में देखा था। ठीक है, उसके बाद देखिए हिग्स बोसॉन पार्टिकल के बारे में देखते थोड़ा। तो देखिए दोस्तों, हिग्स बोसॉन, अब मैं ज़्यादा तो आपको एक्यूरेटली यहाँ पे नहीं समझा पाऊँगा, बट देखिए ये एक पार्टिकल फिजिक्स का फिनोमिना है जहाँ पे हम स्टार्स, प्लैनेट और कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, इसका जो इवोल्यूशन है और कैसे इन्हें मास मिला है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है स्टडी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो यूनिवर्स कैसे यहाँ पे जनरेट हुआ है, ये सारी चीज़ें जो स्टडी करने के लिए जो है ना, हिग्स बोसॉन पार्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डिटेक्ट हुआ था ना दोस्तों, ये डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था, ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नाम की एक जगह है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नाम की जगह है। अब ये जगह कहाँ सिचुएटेड है, ये देखिए दोस्तों, एक लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सलरेटर है, ठीक है, वर्ल्ड का। और ये जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और ये फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड की बॉर्डर पे है। ठीक है, तो ये यूरोप में सिचुएटेड है, इतना आप याद रखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो थर्ड ऑप्शन है, वर्म होल क्या होता है। तो वर्म होल क्या होता है दोस्तों, एक टनल होता है बिटवीन टू डिस्टेंट पॉइंट इन आवर यूनिवर्स दैट कट द ट्रैवल टाइम फ्रॉम वन पॉइंट। तो ये जो टाइम ट्रैवल की जो बात होती है ना, अगर आपने हॉलीवुड मूवीज़ देखे ना, तो टाइम ट्रैवल से रिलेटेड ये वर्म होल होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग मेनी मिलियंस ऑफ ईयर की जगह पे हम जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पे ट्रैवल टाइम कट कर सकते हैं टू आवर्स एंड मिनट। तो ये वर्म होल होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि वर्म होल बताओ क्या होता है, बट एक पता होना चाहिए थोड़ा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंगुलैरिटी क्या होती है। तो सिंगुलैरिटी देखिए दोस्तों, ये सेंटर होता है ब्लैक होल का, जहाँ पे इनफाइनाइट डेंसिटी हमें देखने को मिलती है, और ग्रेविटी यहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट एस्केप नहीं कर सकता है। नो ऑब्जेक्ट कैन एस्केप, मतलब एक जगह पे जाके सब शांत हो जाएगा, मतलब वहाँ से कोई एस्केप ही नहीं कर पाएगा, वो होता है सिंगुलैरिटी। नॉट इवन लाइट कैन एस्केप। देखिए इस क्वेश्चन से एग्जामिनर ने हमें सारे फिजिक्स के फंडे समझा दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि क्या रीज़न है ऑफ ऑकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एंड माइक्रोबियल पैथोजन इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है, 1 2 2 3 1 3 4 एंड 2 3 4। अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, मल्टीपल क्रोनिक डिसीजेस इन सम पीपल। ठीक है, मल्टीपल क्रोनिक डिसीजेस इन सम पीपल की बात कह रहा है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहता है, यूजिंग एंटीबायोटिक इन लाइव स्टॉक फार्मिंग। एंड उसके बाद देखिए जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल एंड टेकिंग इनकरेक्ट डोसेज ऑफ एंटीबायोटिक टू क्योर द डिसीज। तो इन चारों में से देखिए दोस्तों, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कब होगा, जब हम बहुत सारी दवाइयाँ लेंगे। इन दवाइयों का और जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन का कोई संबंध ही नहीं आता है, तो 1 तो हम हटा सकते हैं। तो चलिए 1 हटा के अगर देखेंगे तो ये गया, बचा 2 3 एंड 2 3 4। और देखिए यहाँ पे मोस्टली सबने कहा था कि 2 3 4 इज़ द आंसर होगा, बट जब यूपीएससी की ऑफिशियल की आई तो क्वेश्चन नंबर 98 का उन्होंने आंसर दिया 2 एंड 3। अब ये 4th को उन्होंने क्यों गलत माना पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है 2 एंड 3 इज़ द करेक्ट, विच इज़ द रीज़न फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, Cas9 प्रोटीन क्या है। ये डायरेक्टली 2018 के एक मैच द पेयर से आया था, जब मैं आपको 18 का पेपर कराऊंगा तब बताऊंगा। Cas9 प्रोटीन क्या है दोस्तों, तो एक मॉलिक्यूलर सीजर है। मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि ये हमारा डीएनए का अगर पार्ट है ना, तो ये अगर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये Cas9 क्या करेगा, इस पार्ट को काट के हमारे पास ऐसे दे देगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर सीजर है, यूज टू टारगेट द जीन एडिटिंग। बायोसेंसर नहीं। फिर देखिए जीन दैट मेक्स द प्लांट रेजिस्टेंट नहीं। हर्बिसाइड सब्सटेंस सिंथेसाइज, ये भी यहाँ पे आंसर नहीं। अब देखिए बायोसेंसर के ऊपर क्वेश्चन हमने देखा भी था, ये ऑप्शन में भी आया था 2 3। ठीक है, तो ये जो है क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, 4 ऑप्शन है। कहता है सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस डू नॉट शो द सिम्टम फॉर मेनी ईयर्स। अब ये देखिए हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था कि इन्फेक्टेड थे बट सिम्टम नहीं दिखा रहे थे, बस स्प्रेड कर रहे थे। तो हेपेटाइटिस बी एंड सी में भी हो सकता है। और सम ऑफ द पीपल की बात है, पॉसिबिलिटी की बात कह रहा है। ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस इज सेवरल टाइम्स मोर देन दोज इन्फेक्टेड विथ HIV। ठीक है, सेवरल टाइम्स। फिर क्या कहता है, हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन।
एंड ए ऑप्शन क्या कह रहा है, हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। अब यहाँ पे सीधा कॉम्प्रहेंशन का सवाल है ये। हेपेटाइटिस बी भी एक वायरस है, HIV भी एक वायरस है। अब HIV देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल जाता है, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से फैल जाता है। और हेपेटाइटिस बी भी देखिए यहाँ पे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर इन्फेक्टेड सीरिंज या नीडल अगर दोनों पेशेंट ने और किसी हेल्दी ने अगर यूज़ कर लिया, हेल्दी पर्सन ने, तो भी फैल सकता है। तो यहाँ पे कोई मीडियम तो नहीं बताया उन्होंने कि ऐसे ही फैलेगा, इन्होंने बोला कि हाँ ऐसा ही कुछ फैलता है। और वायरस वायरस भाई भाई होते हैं तो ये सेम तरीके से फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, ये तो मुझे पहले ही सही लग गया था। बचा क्या, BNC। अब यहाँ पे देखिए, आपने अभी तक आप 20-25 एज के कितने भी होंगे, आपने नॉर्मली कौन से डिसीज़ के बारे में ज़्यादा सुना होगा? हेपेटाइटिस बी एंड सी के बारे में। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि हेपेटाइटिस बी की बात, हेपेटाइटिस बी सी दोनों की बात कर रहा है कि इनका जो नंबर है सेवरल टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HIV। तो आपने कौन सा ज़्यादा सुन रखा है? नॉर्मली आप सुन लेते हो साल में 2-3-4 बार जो भी है। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको तो आदत ही होगी मतलब ये सुनने की कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव। तो यहाँ पे सिंपली देखिए, अगर आप इस फंडे से भी सोचते तो करेक्ट बात है। HIV हम बहुत बहुत ही कम बार सुनते हैं कि हाँ HIV पॉजिटिव है, मोस्टली हम हेपेटाइटिस BNC सुन लेते हैं। तो ये सही है। तो बचा क्या? तो ये तो हो गया इस तरीके से जुगाड़ करके आंसर निकालना। अब दूसरी बात है यहाँ पे इनडायरेक्टली कैसे आंसर तक हम पहुँच सकते थे। तो देखिए एक मिशन इंद्रधनुष है, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष है। उसके अंदर क्या होता है, अगर आपने मिशन इंद्रधनुष पढ़ रखा है तो वहाँ पे 8 डिसीजेस हैं, उनके लिए वैक्सीन दी जाती है, जैसे कि डिप्थेरिया हो गया, वुफिंग कफ हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक है, टिटेनस हो गया, पोलियो, उसके बाद TB, मीजल्स, एंड उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डिसीज़ है हेपेटाइटिस बी। देखिए कैसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हेपेटाइटिस बी के लिए मिशन इंद्रधनुष में यहाँ पे अगर वैक्सीन दी जाती है तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी के लिए तो वैक्सीन है ही नहीं। ऊपर अगर हम हिंदी में भी पढ़े तो सी का टीका होता है जबकि बी का कोई टीका नहीं होता है, यकृत शोथ, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही टफ वर्ड है। तो बी का टीका क्यों नहीं होता भाई? बी का टीका नहीं होता तो इंद्रधनुष स्कीम में क्या लगा रहे वो? तो ये ऐसे गलत हो गया। तो देखिए कैसे दो तरीके से हम यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर से वही साबित हुआ, नॉट वर्ड रेस्ट्रिक्टिव वर्ड डाल दिया एग्जामिनर ने, यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया, स्वैप कर दिया। बाकी हमने जनरल थिंकिंग से भी यहाँ पे सोचा। तो आई होप इस वीडियो को देख के और आपको क्लैरिटी आई होगी। अभी देखिए हमने 5 साल के यहाँ पे पेपर कर लिए हैं, 2023, 22, 21, 20, 19। तो इन 5 साल से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी आई होप। और अगर आपको क्लैरिटी मिली, अगर आपको हेल्प हो रही है, अगर आपका इनसाइट चेंज हुआ है कि प्रीवियस 1-2 अटैम्प्ट से आपका प्री नहीं हुआ और अगर अभी आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो 2024 के लिए, तो मुझे लिख के बताइए, मुझे फीडबैक दीजिए। तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरा जो मेथड है, वीडियोज़ है, प्लस जो भी टेक्निक्स में शेयर कर रहा हूँ, जो वे ऑफ एनालिसिस है वो आपको हेल्प कर रहा है। ओके, तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और एक चीज़ और रह गई यहाँ पे बताने की तो छोड़ नहीं सकता कुछ चीज़। देखिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक डिक्लेरेशन भी है, क्या पता UPSC 1 लाइनर पूछ दे, चेन्नई डिक्लेरेशन है, ठीक है। ऐसे देखिए 1-2 इनिशिएटिव है, एक ग्लास नाम का इनिशिएटिव है, ठीक है, ग्लास नाम का इनिशिएटिव है। ये देखिए दोस्तों WHO का इनिशिएटिव है, आ सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है, ये WHO का इनिशिएटिव है। फिर एक प्रोग्राम है यहाँ पे, अवेयर नाम का प्रोग्राम है। तो ये भी देखो दोस्तों, ये अवेयर जो है WHO का है, रिलेटेड टू एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन। तो ये भी याद रखिए, अवेयर एंड ग्लास इनिशिएटिव, चेन्नई डिक्लेरेशन, ये सारे ड्रग रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। तो बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं इस पेपर में। अभी और लर्निंग के साथ 2018 की तरफ बढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।